नमस्कार, मैं विजयपाल क्लास 10th के नए वीडियो के साथ चैप्टर फर्स्ट के पार्ट 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स जो हमें इसमें डिस्कस करने हैं वो इस प्रकार हैं। इंट्रोडक्शन, परिचय में हमें ये जानना है कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है और कैसे इसकी शुरुआत होती है, और फिर फ्रांस से होते हुए बाकी यूरोप में ये कैसे पहुंचता है। दूसरा जो पॉइंट जो डिस्कस करना है वो हमें कि फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद का विचार का आपस में क्या संबंध है, मतलब फ्रांसीसी क्रांति ने कैसे राष्ट्रवाद के विचार को आगे बढ़ाने में मदद की, ये जानना है। थर्ड पॉइंट जो इस चैप्टर में या इस वीडियो में हमें डिस्कस करना है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। फ्रांस में राष्ट्रवाद की जो प्रोसेस है उसके शुरू होने के बाद फ्रांस के बाद बाकी यूरोप के राष्ट्रों में ये विचार कैसे पहुंचता है, कौन कौन सी तरीके हैं, उसको डिस्कस करना है। अगले सेगमेंट में हमें बात करनी है कि क्रांतियों का युग 1830 से 1848, 1830 से 1848 के बीच में जो समय है उसको क्रांतियों का युग क्यों कहा गया है, क्योंकि क्रांतियों के माध्यम से यूरोप में राष्ट्रवाद के विचार को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। अगले सेगमेंट में हमें बात करनी है कि जर्मनी और इटली का जो निर्माण है या जर्मनी और इटली का एकीकरण कैसे होता है। इससे पहले इटली और जर्मनी एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में नहीं है, उनकी अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े बने हुए हैं, और एक आज जिस फॉर्म में हम इटली और जर्मनी को देखते हैं ये इस समय इस फॉर्म में नहीं आए थे, और कैसे इन देशों में राष्ट्रवाद की फीलिंग आती है और वो अपने आप को यूनाइट करते हैं, ये हमें डिस्कस करना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है राष्ट्रवाद के दृश्य कल्पना। दृश्य का मतलब पिक्चर की फॉर्म में हम कंट्री को या राष्ट्र को कैसे प्रेजेंट करते हैं और वो कैसे लोगों के दिमाग में इमेज क्रिएट करता है, उस पर डिस्कस करनी है। अगला जो पॉइंट है वो राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद का मतलब होता है साम्राज्य, अपना एम्पायर खड़ा करना। तो दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है और कैसे राष्ट्रवाद से अगला जो फॉर्म है वो साम्राज्यवाद बनता है, ये जानना है। और लास्ट में कंक्लूजन देखना है कि पूरे चैप्टर में, पूरे वीडियो में किन किन पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया। पहला जो पॉइंट इंट्रोडक्शन, उस पर हम शुरू करते हैं। राष्ट्रवाद जो शब्द है वो दो शब्दों से मिला है, राष्ट्र और वाद। राष्ट्र का मतलब होता है नेशन, कंट्री, देश, और वाद का मतलब होता है विचार। यानी कि राष्ट्रवाद एक ऐसा विचार है जो देश के बारे में है, यानी कि हमें किसी देश के बारे में ये विचार आता है कि ये मेरा देश है, मैं इस देश का नागरिक हूँ। इस तरह का जो विचार है उसको हम राष्ट्रवाद बोलते हैं। राष्ट्रवाद या नेशन का जो विचार है उसका आरंभ कैसे होता है, ये जानना है कि कैसे राष्ट्र जो शब्द है या राष्ट्र या जो नेशन है उसका विचार उत्पन्न कैसे होता है। जहाँ तक इसकी बात है, हमने प्राचीन भारत में देखा, मध्यकालीन भारत में देखा कि साम्राज्य की विचारधारा है, एक राष्ट्र का विचार नहीं है। राजाओं में अगर कोई राजा पावरफुल है, पड़ोसी राज्य को जीत लेता है, तो पड़ोसी राज्य का इलाका दूसरे राज्य में चलेगा तो वो उसका साम्राज्य हो गया। कहने का मतलब राजा के जो क्षेत्र है, साम्राज्य, उसकी सीमाएँ बदलती रहती थी। लेकिन आज जिस तरीके से, जिस फॉर्म में हम कंट्रीज़ को देखते हैं, उनकी बाउंड्रीज फिक्स हैं, और अगर कोई देश किसी दूसरे पर अटैक करता है तो क्लियर हो जाता है कि भाई कोई विदेशी हमला हो रहा है, और देश के लोगों में फीलिंग आती है कि हमें अपने देश की रक्षा करनी है। साम्राज्यों में ऐसा कोई फिक्स बाउंड्री नहीं थी, इसलिए साम्राज्य बदलते रहते थे। ये विचार है, इसका आरंभ है वो फ्रांस से होता है, विशेषकर फ्रांस की क्रांति से होता है। ये आपने 9th क्लास में फ्रांस की क्रांति के बारे में इसमें पढ़ा हुआ है। अगला जो पॉइंट इंट्रोडक्शन में है वो है राष्ट्र या नेशन के मुख्य तत्व क्या है। कोई भी देश या जो नेशन है उसके मेन एलिमेंट्स क्या क्या हैं। तो 4 एलिमेंट इसके माने गए हैं। एक होता है निश्चित भूभाग, फिक्स बाउंड्री होनी चाहिए, फिक्स लैंड होनी चाहिए। दूसरा जनसंख्या, लोग, उस बाउंड्री के अंदर कोई लोग नहीं होने, सुनसान वाला इलाका नहीं होता। जैसे अंटार्कटिका है, उसको हम कोई देश नहीं मानते, क्योंकि बाउंड्री तो मतलब लैंड तो है, वहाँ पे ज़मीन तो है, लेकिन वहाँ पे लोग नहीं रहते, इसलिए उसको एक देश का दर्जा नहीं है। तीसरा सरकार, ज़मीन होनी चाहिए, वहाँ पे लोग होने चाहिए, उन लोगों की अपनी एक सरकार होनी चाहिए जो उनके लिए नियम कानून बनाए।
और वो सरकार किस प्रकार की होनी चाहिए? संप्रभुता संपन्न, यानी कि हर फैसला ले सके, वो अपनी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, किसी के अधीन नहीं होनी चाहिए। ये चारों बातें मिलकर के ना राष्ट्र का विचार क्रिएट करती हैं। तो ये हमारा परिचय था। अब आगे इससे चलते हैं। पिक्चर है ये क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी एक पिक्चर ली हुई है। इसमें आप इधर इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये जीसस क्राइस्ट की पिक्चर है। ऊपर ये परियां हैं या फिर दूत वगैरह हैं। इसमें आप नीचे देखेंगे कि ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। ये डिफरेंट कलर्स फ्लैग है और एक क्यू बनी हुई है और ये दूर तक है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी किसका प्रतीक है? आज़ादी का प्रतीक है, स्वतंत्रता का प्रतीक है। जिस समय ये पिक्चर 1848 में पिक्चर बनाई गई थी उस समय तक फ्रांस इंडिपेंडेंट हो चुका था, जो मोनार्कल सिस्टम है उससे आज़ाद हो चुका था। और ये बाकी कंट्रीज़ हैं जो क्यू में बने हुए हैं, ये आज़ादी हासिल करने की प्रोसेस में हैं। तो ये एक पिक्चर बनाई गई है, किसके द्वारा बनाई गई वो देख लेते हैं। ये आप इसमें देखिएगा, फ्रेडरिक सेरेरो एक पेंटर है और इस पेंटिंग का जो नाम दिया गया है वो है विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का स्वप्न। यानी कि इस पेंटर ने एक सपना देखा है कि जिसमें हर जगह सामाजिक और प्रजातांत्रिक गणराज्य हैं, यानी कि हर जगह स्वतंत्र राष्ट्र हैं और जहां लोगों के अनुसार कानून चलता है, राजाओं के अनुसार नहीं। और इसमें टाइटल दिया गया है राष्ट्रों के बीच संधि 1848। तो इस पिक्चर के थ्रू ये बताने की कोशिश की गई है कि कैसे यूरोप में राष्ट्रवाद, प्रजातंत्र, स्वतंत्रता, अधिकार, इस तरह का विचार लोगों के दिमाग में आता है। इसमें ये बता रखा है, फ्रेडरिक सेरेरो के बारे में बता रखा है कि ये 4 चित्रों की ये श्रृंखला बनाते हैं, उसका एक पार्ट है। और इसमें बता रहा है कि निरंकुश शासक है वो ख़त्म हो जाते हैं और एक के बाद एक उनके जो प्रतीक हैं वो नष्ट हो जाते हैं और लोग एक ऐसा देश चाहते हैं जिसमें स्वतंत्रता हो, लोगों की अपनी पहचान हो। ये इस पिक्चर के थ्रू ये बताने की कोशिश की गई है राष्ट्र की फीलिंग्स के बारे में। इसमें जो मेन क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति है वो कैसे राष्ट्र के विचार को आगे बढ़ाने में मदद करती है। तो फ्रांस की क्रांति के बारे में जो 4 बातें हमें पढ़नी है इसमें, फ्रांस की क्रांति और राष्ट्र के विचार में। पहला, इसकी पृष्ठभूमि या फ्रांस की क्रांति का निष्कर्ष क्या है। आप लोग जानते हैं कि 1789 में लुई 16 का यहाँ पे शासन था। लोग उसके रूल से परेशान थे। राजा ने टैक्स लगाने की कोशिश की, स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाते हैं और जब थर्ड जो ग्रुप होता है उसको एंटर नहीं करने दिया जाता है। थर्ड ग्रुप है अपने आप को एक इंडिपेंडेंट यूनिट डिक्लेयर कर देता है और नेशनल असेंबली के तौर पे अपने आप को डिक्लेयर करता है और एक प्रकार से बगावत कर दी जाती है। बास्तिल का जो किला है उसको ध्वस्त कर दिया जाता है 14 जुलाई को। और उसके बाद एक के बाद एक राजा के जो प्रतीक हैं उन सबको उन जगहों पे कब्जा कर लिया जाता है और एक प्रकार से राजा रानी दोनों को बंधक बना लेते हैं और पूरा मोनार्कल सिस्टम है उसको डैमेज कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, राजा का रूल समाप्त कर देते हैं। और जनता का जो चुना हुआ समुदाय है जो बाद में अपने आप को स्टेट्स जनरल से कन्वर्ट करके नेशनल असेंबली के नाम से डिक्लेयर करता है, जो एक्टिव मेंबर्स हैं उनके द्वारा चुना जाता है। तो ये पूरी पृष्ठभूमि है, ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। हमें जो इसमें पढ़ना है कि कैसे इस क्रांति का प्रभाव कहाँ पड़ता है राष्ट्र के बारे में, वो जानना है। जैसे फ्रांस के लोगों में जो सामूहिक भावना है वो कैसे पैदा होती है, कौन कौन से ऐसे कदम उठाए जाते हैं इस क्रांति के बाद जो लोगों में सामूहिकता की या अपनेपन की, यूनिकनेस कि हम सब एक हैं, इस तरह की फीलिंग कैसे लेके आते हैं, कौन कौन से पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है पितृभूमि, यानी कि ला पैट्रे और नागरिक, ले सिटियोन। ये 2 विचार हैं जिसके द्वारा एक ऐसे समुदाय की बात की गई है जिसमें सब लोग मिलकर रहते हों और उस समुदाय को संविधान के द्वारा चलाया जाता हो और जिसमें लोगों के अपने अधिकार हो। यानी कि जहाँ राजा का रूल था, राजा की मर्जी से कानून चलता था, अब उसको बदल करके ना एक ऐसा समुदाय, ऐसा देश, ऐसा समाज बनाया गया है जिसमें कानून के हिसाब से रूल चलते हैं और लोगों के पास अपने अधिकार होते हैं।
तो ये पहला कदम है जब लोगों को फीलिंग होती है कि हाँ हम सब एक हैं, इस तरह का फीलिंग्स क्रिएट होती हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है एक नया फ्लैग क्रिएट किया जाता है जो ट्राई कलर का होता है, तिरंगा होता है। इससे पहले जो राजा का झंडा था, राष्ट्रध्वज था, राजा का प्रतीक था, राजा की सत्ता का प्रतीक था, उसको बदल दिया जाता है और लोगों की फीलिंग्स का जो प्रतीक है तिरंगा झंडा, उसको क्रिएट किया जाता है। हम भारत की अगर बात करते हैं तो हम कुछ पिक्चर हैं, जैसे भारत माता की तस्वीर है, तिरंगा झंडा है, या हमारे जो कॉइन्स है या रुपीज़ मतलब हमारी करेंसी है उस पर जो सिंह की मूर्ति है, राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, राष्ट्रध्वज है, ये सारी बातें हमारे अंदर ये फीलिंग कराते हैं कि भाई हाँ ये हमारा देश है एक प्रकार से और हमारे देश के सिंबल्स हैं। इसी तरह की जो फीलिंग्स हैं वो फ्रांस की क्रांति के बाद नेशनल असेंबली है फ्रांस के लोगों में क्रिएट करती है और इशू में ही जो राजा का झंडा है उसको बदल करके ना जो फ्रांसीसी तिरंगा है उसको चुना जाता है। ये हम पहले बात कर चुके हैं कि स्टेट्स जनरल का चुनाव किया जाता है, जो एक्टिव सिटीजन्स है, सक्रिय नागरिक है, उनके द्वारा, और स्टेट्स जनरल का नाम बदल कर नेशनल असेंबली किया जाता है। नेशनल देखो नेशन वाली फीलिंग यहाँ पे आ गई, नाम ही बदल दिया है कि नाम नेशन रखा है, नेशनल असेंबली, असेंबली मतलब जहाँ सब लोग असेंबल होकर काम करते हैं। तो स्टेट्स जनरल को बदल करके ना जब ये विचार दिया गया तो इससे क्लियर हो रहा है कि लोगों में एक राष्ट्र की या अपनेपन की फीलिंग क्रिएट करने की बात की जा रही है। चौथा जो बदलाव किया गया है, जो नई बात शुरू की गई है वो कि नई नई स्तुतियाँ रची गई हैं, नई नई शपथ ली गई हैं, शहीदों का गुणगान किया है, और ये सब किसके नाम पे किया है कि राष्ट्र के नाम पे, देश के नाम पे। तो देश प्रमुख हो गया, राष्ट्र प्रमुख हो गया। पहले राजा प्रमुख था, अब राष्ट्र है और राष्ट्र के नाम से ही सब लोग ये शपथ ले रहे हैं, राष्ट्रगान या नई चीज़ें हैं, शहीद हैं, देश के लिए जो अचीवमेंट कर रहे हैं उनका लोग प्रेज कर रहे हैं। तो ये सारी फीलिंग है लोगों में अपनेपन की या राष्ट्रवाद की फीलिंग को क्रिएट करती है। प्रशासन की बात है तो एक ऐसी व्यवस्था लागू की गई है जिसमें सारे देश में एक जैसे रूल हों, जैसे पूरे देश में रहने वाले नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए हैं। इससे पहले क्या है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के सिस्टम है, अलग अलग प्रकार टैक्सेस हैं, उन सब को बदल करके ना यूनिफॉर्मिटी यानी कि एक रूपता लाई गई प्रशासन में। जो व्यापार है, आंतरिक आयात निर्यात किया जाता है, उसमें अलग अलग प्रकार के शुल्क है, उन सबको ख़त्म कर दिया गया। भार और मापने यानी कि वेट और मेजरमेंट के जो डिफरेंट मेथड्स थे उन सबको ख़त्म करके ना एक समान मेथड लागू किया गया। जो अलग अलग रीजनल जो बोलियां हैं, क्षेत्रीय बोलियां हैं, अलग अलग फ्रांस के अलग अलग भागों में बोली जाती थी, उन सबको ख़त्म कर दिया की कोशिश की गई, उनको डिमोरलाइज किया गया, हतोत्साहित किया गया। उसकी जगह पे फ्रांस में यानी कि पेरिस में जो जैसी फ्रेंच भाषा बोली जाती है और लिखी जाती है उसी भाषा को पूरे देश में लागू किया गया। तो ये कुछ पॉइंट थे जिसकी वजह से क्लियर होता है कि फ्रांस के लोगों में अपनेपन की या राष्ट्रवाद की फीलिंग आती है। एक ये नीचे पिक्चर है, ये बास्तील वाला किला है जो हम ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि यही इसी किले से ही बाद में फिर फ्रांस की क्रांति की शुरुआत होती है। ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अगला है कि क्रांतिकारियों ने जब फ्रांस में नेशनल असेंबली क्रिएट कर देगी, आगे उनका क्या टारगेट था, किस तरह का आगे उनका विचार था, ये हम डिस्कस करते हैं। क्रांतिकारियों ने ये डिस्कस किया या घोषणा किया कि अब फ्रांस जो देश है उसका भाग्य और लक्ष्य क्या है कि यूरोप के बाकी राज्यों में निरंकुश शासन को समाप्त किया जाए। ये सेकंड स्टेज है राष्ट्रवाद की। पहला फ्रांस में है कि फ्रांस के अंदर क्या क्या बदलाव किया गया, कैसे फ्रांस के अंदर लोगों को राष्ट्रवाद के विचार दिए गए। अब फ्रांस के बाद बाकी यूरोप में कैसे उस विचार को बढ़ाया गया। फ्रांस ने डिक्लेयर किया कि जो दूसरे देश हैं वहाँ पर राष्ट्रों को बनाने में वो मदद करेगा, चाहे वो दूसरे साम्राज्य, दूसरे जो राजाओं का शासन है उसको ख़त्म करने की बात हो, या ये विचार देने की बात हो, या फिर लोगों में ये फीलिंग क्रिएट करना कि कैसे हम सब आपस में कनेक्टेड हैं, किसी भी तरह से हो, फ्रांस दूसरे देशों में राष्ट्रवाद की फीलिंग को क्रिएट करेगा। जैसे इसमें है कि यूरोप के विभिन्न शहरों में फ्रांस की जो घटनाएं हुई हैं वो धीरे धीरे पहुंचने लगी
और जैसे जैसे फ्रांस के शहरों में घटनाएं जाती हैं तो उन क्षेत्रों के छात्र और शिक्षित मध्यम वर्ग वो जैकोबिन क्लब बनाते हैं। जैकोबिन क्लब फ्रांस से बहुत से क्लब बनते हैं जो गणतंत्र या फिर राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए थे। तो उनको देखते हुए फ्रांस में भी, इवन भारत में भी टीपू सुल्तान के द्वारा इस तरह के जैकोबिन क्लब बनाए गए थे, स्वतंत्रता के पेड़ लगाए गए थे। जब भारत में, उत्तर भारत में या बड़े स्तर पर अलग अलग राज्यों का शासन था, उस समय टीपू सुल्तान फ्रांस से कनेक्टेड था और फ्रांस में जो कुछ भी घट रहा था उसको एक प्रकार से अपने देश में, अपने राज्य में लागू करने की कोशिश की गई थी। बाद में जब फ्रांस की सेनाएं इन देशों में जाती हैं तो एक प्रकार से ये क्लब है, उसके लिए एक प्रकार का रोड मैप, रास्ता तैयार कर देते हैं। जैसे 1970 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली के बड़े इलाकों में जो फ्रांस की सेनाएं जाती हैं तो एक प्रकार से उनका वहाँ पे वेलकम किया जाता है, स्वागत किया जाता है, क्योंकि लोगों के दिमाग में पहले से डाल दिया जाता है कि फ्रांस जो सेना इधर आ रही हैं वो इन देशों में भी राष्ट्रवाद के विचार को या जो मोनार्कल सिस्टम उसको ख़त्म करने की बात है, राष्ट्रवाद के विचार को बढ़ावा देने के लिए आ रही है। इसलिए इसका स्वागत किया गया विदेशों में। जब फ्रांस की सेनाएं जाती हैं तो फ्रांस के विचारों को या राष्ट्र के विचारों को वहाँ पर भी पहुँचाया जाता है। अगला है कि नेपोलियन के द्वारा कैसे, जिन इलाकों नेपोलियन ने जीता था वहाँ पर कैसे राष्ट्रवादी विचारों को लागू किया गया। तो जिन सुधारों की बात हम फ्रांस में ऑलरेडी कर चुके हैं, उन्हीं सुधारों को इन इलाकों में भी लागू किया गया। फ्रांस में जो मेन सुधार जो ऊपर हम बात किए गए हैं उनमें क्या क्या है कि भाई प्रशासन में क्रांतिकारी बदलाव किए गए। नए नए क्या क्रांतिकारी बदलाव किया गया कि पूरी की पूरी जो व्यवस्था है उसको तर्क संगत और कुशल बनाया गया। पहले राजा की मर्जी से हिसाब से चलता था, अब लॉजिक के हिसाब से सिस्टम को मैनेज किया गया, बनाया गया। 1804 में नेपोलियन ने एक नेपोलियनिक कोड या नागरिक संहिता बनाई जिसको नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा जन्म के आधार पर जो लोगों को विशेष अधिकार मिले हुए थे उसको ख़त्म कर दिया गया। हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि फ्रांस में जो 3 वर्ग हैं उनमें से ऊपर वाले जो 2 वर्ग हैं, कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग, उनके पास जन्मजात अधिकार थे, यानी कि जन्म के हिसाब से उनको विशेष अधिकार मिले हुए थे। नेपोलियन ने उन सबको ख़त्म कर दिया गया। सबके लिए कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया है। यानी नेपोलियन ने कहा कि जन्म के आधार पर कोई भी विशेष नहीं है, सब लोग बराबर हैं और कानून के सामने सब लोग बराबर है और सबके पास संपत्ति का अधिकार होना चाहिए। ये तस्वीर है यूरोप के कंट्रीज़ की जहाँ पे ये विचार जाते हैं नेपोलियन के। जैसे हम देखते हैं तो ये ब्रिटेन है, स्वीडन वगैरह है, ये डेनमार्क वगैरह है, ये ऑस्ट्रिया एम्पायर है, ये स्विट्ज़रलैंड, ये फ्रांस है, ये इटली वाला इलाका है और ये यूरोप का पूर्वी भाग है। इन सभी क्षेत्रों में जब नेपोलियन की सेना जाती है तो वहाँ पर उन सब का स्वागत किया जाता है, क्योंकि उनको उम्मीद ये थी कि यहाँ पर भी फ्रांस वाले जैसे बदलाव हो रहे हैं वो बदलाव यहाँ पर भी आएंगे। एक और पिक्चर है जिसमें स्वतंत्रता का प्रतीक के तौर पे जो पेड़ है उसको लगाया जा रहा है, यानी कि ये एक प्रकार के सिंबल के तौर पे है कि हमें लोगों के राइट्स हैं उनकी बात करनी है और वो लोगों को राइट्स को दिलाना है। तो ये एक जर्मनी में इस तरह का पेड़ लगाने की कोशिश की गई है। मतलब एक प्रकार का सिंबल है जो ये दिखाता है कि हमें जो अधिकार फ्रांस में मिले हैं वो जर्मनी के लोगों को भी मिलने चाहिए। नेपोलियन के जो सुधार हैं जिसके बाद हमें ऊपर की है, कैसे इन बाकी कंट्रीज़ में, यूरोप के कंट्रीज़ में फैलते हैं। जैसे डच, स्विट्ज़रलैंड अभी जो हमने मैप में देखा, इटली, जर्मनी, इन सभी क्षेत्रों में भी नेपोलियन ने प्रशासनिक सुधार किए, प्रशासन को सरल बनाया। सामंती व्यवस्था है उसको ख़त्म कर दिया गया। सामंती व्यवस्था मतलब जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं उनको सामंत कहा जाता है और वो लोगों से बहुत से काम करवाते हैं जिनके बदले में कोई पैसा भी नहीं देते उनको, लोगों से टैक्स लेने का अधिकार भी होता है। तो नेपोलियन ने इस तरह के सारे अधिकार ख़त्म कर दिए गए, सबको समान बना दिया गया। किसानों को जो दासत्व है, मतलब भूमि में एक प्रकार के गुलामों की तरह उनको लगाया जाता है, वो ख़त्म कर दिए गए। जागीरदारों के जो शुल्क, जागीरदार भी बड़े बड़े ज़मींदार टाइप हैं जिनके पास काफ़ी बड़ी जागीरें होती हैं, उनसे लोगों
को मुक्त कर दिया गया, यानी कि अब कोई भी जागीरदार ज़मींदार है किसानों से किसी प्रकार का शुल्क या टैक्स नहीं लेगा। शहरों में भी बहुत से यूनियंस बनी हुई थी जिनको श्रेणी कहा जाता था, और वो एक प्रकार से जो मार्केट है उसको कंट्रोल करती थी कि कच्चा माल कहाँ से आएगा, उसका रेट क्या होगा, कैसे उसका प्रोडक्शन होगा, कैसे बाहर बेचा जाएगा, ये पूरा जो सिस्टम है श्रेणियाँ करती थी। नेपोलियन ने इनकी मोनोपोली भी ख़त्म कर दी गई। यातायात और संचार के जो सिस्टम है उसको सुधारा। शुरुआत में जितने भी ग्रुप हैं समाज के, चाहे वो किसान हो, कारीगर हो, मजदूर हो और नए उद्योगपति हो, इन सभी ने इन सुधारों का स्वागत किया। क्यों किया? क्योंकि इन सबको लगता था कि अब एक ऐसी लाइफ आएगी जिसमें इनके जीवन में अधिकार होंगे और ये हर प्रकार से इनका जीवन बेहतर बनेगा। यहाँ आगे देखने की कोशिश करते हैं कि जिन इलाकों को नेपोलियन के द्वारा जीता गया वहाँ के लोगों की क्या रिएक्शंस है, वो लोग क्या सोचते हैं। तो शुरुआत में जब हम पहले बात कर चुके हैं, इन लोगों ने इसका स्वागत किया है, जैसे हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, ब्रसेल्स, मेज, मिलान, वारसा, इन सभी जगह में स्वागत किया गया क्योंकि इनको लगा कि ये स्वतंत्रता का तोहफा लेके आए हैं, इसलिए उनका वेलकम किया गया। लेकिन जल्दी ही ये विचार था, जो जोश था, वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया और एक प्रकार से दुश्मनी में बदल गया, यानी फ्रांस को ये लोग दुश्मन की तरह फील करने लगे। टफ हो गया था कि नई जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं हैं, यानी कि प्रशासन को सुधारा तो गई है लेकिन लोगों को अधिकार नहीं दिए गए। लोगों को अधिकार क्यों नहीं दिए गए? क्योंकि एक प्रकार से फ्रांस उन राज्यों को, उन देशों को अपने रिसोर्स के तौर पे यूज़ करना चाहता था, उन लोगों को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती करके बाकी इलाकों को जीतना चाहता था। जैसे इसमें आगे बताया भी है कि टैक्स बहुत ज़्यादा उन पे बढ़ा दिए गए, सेंसरशिप कर दिया गया, मतलब अपनी मर्जी से वो कुछ बोल नहीं सकते, उनकी जो बोलने की आज़ादी है वो ख़त्म कर दी गई, ज़बरदस्ती सेना में लोगों को भर्ती किया गया। और इन सब बातों से जो लोगों को परेशानी हो रही थी, इनका जब तुलना ये की गई कि प्रशासनिक सुधार से जो फ़ायदा मिला और जो हम पे सेंसरशिप या टैक्स थोप दिए गए, दोनों में बढ़िया क्या है, तो लोगों को लगा कि हमें फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होता है, इसलिए अल्टीमेटली लोगों ने इन विचारों को ख़त्म कर दिया। लेकिन फिर भी क्लियर होता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का जो विचार है इसको फैलाने में फ्रांस, नेपोलियन, इन सब का बहुत बड़ा रोल रहा है, चाहे वो पॉजिटिव तरीके से फैलाए या नेगेटिव तरीके से। लास्ट में ये नेपोलियन है, इसको दिखाया गया है कि नेपोलियन एक डाकिए के फॉर्म में दिखाया गया है और पीछे इसके बॉक्स है, उसमें सभी लेटर है उसके, जैसे ये अलग अलग स्टेट्स के नाम हैं, और जैसे जैसे नेपोलियन आगे बढ़ता जाता है उससे छूटता जाता है। इसमें लिखा भी है राइनलैंड का डाकिया लाइप्ज़िग से आगे जाते हुए सब कुछ गंवा देता है। 1813 में जब हार जाता है तो एक प्रकार से फ्रांस वो सारे इलाके खो देता है जिनको नेपोलियन ने जीता था। तो ये था हमारा चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। आगे जो चैप्टर है वो डिफरेंट वीडियोस में बात करेंगे। अगर आपको ये टॉपिक पसंद है, वीडियो पसंद है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर डिस्कस करें। धन्यवाद।